नमस्कार। रंग रभस के इस डिजिटल मंच पर आज सभी कला प्रेमी दर्शकों का, श्रोताओं का स्वागत है। आज इस मंच पर हम सब एक परिचर्या की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कला संवाद। कला संवाद की इस पहली कड़ी में हम बात करेंगे बिहार की महिला कलाकारों के कलात्मक योगदान की। ये मंच कला संस्कृति से जुड़े सभी पक्षों को उजागर करेगा, अपनी परिचर्चा में शामिल करेगा और ये संवाद की कड़ी चलती रहेगी। इस पहली कड़ी में आज हम आमंत्रित करने जा रहे हैं बिहार के वरिष्ठ कलाकार मैत्री कुमार जी को, जो वरिष्ठ कलाकार तो हैं ही, साथ-साथ बहुत अच्छे संगीत प्रेमी भी हैं, संगीतकार भी हैं, खुद वायलिन बजाती हैं और मैंने कॉलेज के दिनों में उनका नृत्य भी देख रखा है। संस्कृति विभाग की तरफ से उनको स्कॉलरशिप भी मिली थी 2 वर्षों की और विगत कई वर्षों से अपनी कला यात्रा के साथ-साथ संगीत साधना में भी लगी रहती हैं। तो आइए हम सबसे पहले मुलाकात करते हैं मैत्री कुमार से, जिनके जुबानी हम सुनेंगे बिहार की कला की कहानी, मतलब समकालीन कला की कहानी मैत्री कुमार की जुबानी। तो आइए स्वागत करते हैं मैत्री कुमार का। नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद रविंद्र दास जी। स्वागत है और आपके इस मंच। आगे अभी आप कार्यक्रम अब संभालिए, बाकी लोगों को आमंत्रित करिए। ठीक, धन्यवाद। बिल्कुल, बिल्कुल। रंग रभस के फेसबुक लाइव पेज पर मैं मैत्री कुमार आप सबका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं बिहार की महिला कलाकारों की तरफ से संजय चौधरी जी और रंग रभस का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें अपने विषय पर संवाद कायम करने के लिए ये मंच दिया है। आज हमारे साथ 3 गेस्ट स्पीकर हैं, जिसमें सबसे पहले है राखी देवी, उसके बाद है वंदना कुमारी और फिर उसके बाद हमारे साथ हैं मुस्कान सिंह। तो राखी देवी और वंदना कुमारी और मुस्कान सिंह, आप लोग आइए हमारे रंग रभस के पेज के साथ जुड़िए। आप तीनों का बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद मैत्री जी। राखी देवी के साथ कैसी हैं आप राखी? ठीक है, बहुत बढ़िया। वंदना जी भी जुड़ गई हमारे साथ में। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते मुस्कान, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज जो हमारी चर्चा होगी, सबसे पहले प्रिंट मेकिंग और बिहार की महिला कलाकार पर चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ हैं राखी देवी। इसके बाद बिहार के बाहर महिला कलाकारों का संघर्ष, जिसके विषय में बात करेंगी वंदना कुमारी और इसके बाद है शांभवी सिंह और बिहार की युवा महिला कलाकार पर। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं मुस्कान सिंह। तो आप तीनों का एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूं और सबसे पहले आज मैं बात करना चाहूंगी राखी देवी के साथ, लेकिन उसके पहले आज के इस प्रोग्राम को मैं भारत के महान मूर्तिकार रामकिंकर बेज के कथन से शुरू करना चाहती हूँ। वो कहते थे, कला का ना तो कोई धर्म होता है, ना ही कोई जाति और ना ही कोई सीमा। पर मैं आज समय सीमा के अंदर ही बिहार की कला में महिला कलाकारों का क्या योगदान है, इस पर चर्चा करूंगी। वैसे तो किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को आज खारिज नहीं किया जा सकता है। अगर कला की ही बात करें तो आप मिथिला कला को ही देख लीजिए और ये बताते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि 6 मिथिला कला के महिला कलाकारों को
पद्मश्री से सम्मानित किया गया। लेकिन साथ साथ ये बहुत दुख का विषय भी है कि इसके बावजूद आज भी महिलाओं का संघर्ष, उनके प्रति समाज की मानसिकता, दुर्व्यवहार, यहां तक कि उन्हें पुरुषों के मुकाबले कमतर आंकना बदस्तूर जारी है। और ये बिहार और भारत तक ही सीमित नहीं है। 1985 में गोरिल्ला गर्ल्स के नाम से एक मूवमेंट शुरू हुआ था न्यूयॉर्क के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट मोमा के सामने, और इसी जेंडर इन इक्वालिटी के प्रोटेस्ट में, जिसका मूल मकसद ही था, वी वांटेड द फोकस टू बी ऑन द इश्यूज, नॉट ऑन आवर पर्सनैलिटीज और आवर ओन वर्क। मिट्टी से मोमा तक के सफर में तमाम संघर्ष के बावजूद बिहार के महिला कलाकारों का अपनी माटी के लिए किए गए योगदान और कला से जुड़े कई पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग राखी देवी से बात करते हैं। राखी देवी। हाँ, रंगमंच नमस्कार के सभी मंच पर एक बार स्वागत है फिर से। रंगमंच आपसे के सभी श्रोताओं, यस, बोलिए राखी देवी। रंगमंच के सभी श्रोतागण, दर्शकगण को मेरा प्रणाम और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एवं रंगमंच को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे अपना मंच दिया अपने बातों को रखने के लिए। तो राखी देवी, एक बार आपके बारे में मैं सबको बता दूं। पिछले 16 सालों से राखी देवी कॉलेज ऑफ आर्ट पटना में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर स्टूडेंट्स को प्रिंट मेकिंग सिखा रही हैं। 1999 में इनको कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी से स्कॉलरशिप मिला। 2017 में बिहार कला पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया और समय समय पर ग्रुप शोज और सोलो शोज के माध्यम से इंडिया एंड अब्रॉड में अपने कला का प्रदर्शन भी करती रही हैं। तो राखी, समय की सीमा है, इसलिए चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले बहुत ही शॉर्ट में प्रिंट मेकिंग के इतिहास के बारे में आप थोड़ा बताइए। प्रिंट मेकिंग का इतिहास आदि मानव से, मतलब इसका शुरुआत माना जाता है कि आदि मानव जब गुफा में रहते थे तो कभी अनायास उनका हाथ गुफा की दीवार पे, मिट्टी से सना हुआ हाथ गुफा की दीवार पे छप जाने से इसकी शुरुआत हुई होगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। फिर धीरे धीरे इसका विकास हुआ। सिंधु घाटी की सभ्यता में देखते हैं कि मोहरों और सिक्कों का प्रचलन है। तो इस तरह से इसका विकास होता गया। और ये जो प्रिंट मेकिंग छापा कला है, इसके विकास में ने समाज को एक नया रूप दिया। जब इसका विकास नहीं हुआ था तो उस समय समाज में क्या था कि जब हम उस समय के जो लोग थे वो अपने ऐतिहासिक और धार्मिक अनुभव एक वंश से दूसरे वंश तक या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक केवल मौखिक रूप से ही बताकर परंपरा के रूप में जीवित रखते थे, और वह भी केवल उन व्यक्तियों के द्वारा जिनकी स्मरण शक्ति कुछ अधिक होती थी। फिर भी आदि मानव केवल व्यक्ति के स्मृति क्षमता पर ही निर्भर नहीं रहना चाहता था। शीघ्र ही ज्ञात हो गया कि मानव को भूलने की भी आदत होती है। इसके अतिरिक्त अनुभव जितने व्यक्तियों द्वारा आगे व्यक्त किए जाते थे वह अपने मूल रूप से भिन्न होते चले जाते थे और सारी बातें लुप्त हो जाती थी। जबकि धार्मिक गीत और चिकित्सीय रागों के शब्दों में तोड़ मरोड़ होने से महत्व ही समाप्त हो जाता था। परंतु जब छापा कला का विकास हुआ तो ज्ञान को एक दूसरे तक पहुंचाना बहुत आसान हो गया और इससे आधुनिक समाज को एक नया रूप मिला। इसका जो बेसिक जो है, ये हम शुरुआत के पहले की बात बताए कि उसके पहले हमारा जब छापा कला विकास नहीं हुआ था, उसके पहले हमारा समाज कैसा था। जब इसका विकास हुआ तो ये किस तरह से हम ज्ञान को, जैसे आज हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या किताब वगैरह पढ़ते हैं, तो वो सब एक छापा कला का ही एक रूप है। तो इसने एक छापा कला को एक नया रूप दिया और जिसके कारण हम किसी ज्ञान को बहुत आसानी से हम जानने लगे और सही ढंग से जानने लगे।
तो राखी, प्रिंट मेकिंग के तमाम पहलुओं पर बात शुरू हो उससे पहले कुछ उन महिला कलाकारों का जिक्र करना मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण होगा जिन्होंने अपना योगदान दिया है। जहां तक मुझे कुछ नाम याद है, 1980 से 1995 के दौर में शांभवी सिंह, अर्चना सिंह और कुसुम अखौड़ी ये बड़े प्रभावी ढंग से काम किया करती थी, है ना? हाँ, उस समय चूंकि देखिए छापा कला के इनके पहले छापा कला के की स्थापना 1966 में हुई थी। तो उसके पहले कला एवं शिल्प महाविद्यालय में छापा कला की कोई पढ़ाई नहीं होती थी, तो बहुत सारे लोग उससे जुड़े हुए नहीं थे। लेकिन 1966 में जब इसकी स्थापना हुई तो लोग छापा कला के बारे में जानने लगे और इससे जुड़कर इसमें इस विषय को लेकर के इसमें अपना कार्य को करने लगे। तो उस दरमियान यहाँ पे एक नाम और मैं बोलना चाहूंगी कि ये 1966 में श्याम शर्मा जी ने ही इस छापा कला का विभाग की स्थापना किए थे। और उस समय कुसुम अखौरी, आपने अभी नाम लिया था कुसुम अखौरी जी का शायद ना, और अर्चना सिन्हा, इन दोनों ने उस समय और भी इनके साथ कुछ और भी नाम है जो जिन्होंने मिलके काम किए थे। और अर्चना जी का जो काम है वो आपका जो ये वुड प्रिंट में ज्यादा था। उसमें प्रारंभिक जो दौर था उसमें वुड प्रिंट ही ज्यादा होता था। लिथो और लिथो में भी थोड़ा बहुत कार्य हुआ था और एचिंग वगैरह में थोड़ा बाद में शुरू हुआ है। तो उस समय के जो भी महिला कलाकार थे वो वुड प्रिंट में ही कार्य करते थे। और अर्चना जी हुई, ये आपके बड़े बड़े उस समय ब्लॉक निकाला करती थी। और इसमें झोपड़ी हुआ, और झोपड़ी से जो गांव से का जो मेमोरी होता था ना, उससे संबंधित विषयों को लेके काम करती थी। और कुसुम जी का भी काम लगभग उसी से संबंधित था। झोपड़ी गांव से संबंधित स्मृतियों से ही जुड़ा हुआ उनका भी कार्य होता था। ओके, तो आप 95 के बाद के कुछ नई प्रतिभाओं के बारे में जिक्र करना चाहेंगी? हाँ, उसके बाद फिर क्या हुआ कि प्रारंभ में जो था ना, आप चूंकि बहुत ज्यादा हमारा स्टूडियो डेवलप नहीं था तो ज्यादा वुड प्रिंट होता था। लेकिन 95 के बाद हमारे विभाग में भी प्रेस वगैरह आने से एचिंग में भी काम शुरू होने लगा। और लगभग उस समय के जो छात्राएं थे वो सभी लगभग सभी माध्यमों में काम करने लगे थे। तो ये उसके बाद में के कलाकारों में आपका अर्चना कुमार है, अर्चना कुमारी, सैल, शिखा सिन्हा, चित्रा और किरण कुमारी। उसके अलावा और भी नाम है, 2-3 नाम, अमृता, शिखा, सैल, सिंपल, संगीता वगैरह जो है, इन लोगों का काम है। ये लोग काफी सक्रिय रही हैं और इन्होंने काफी काम भी किए उस दरमियान अपने समय में। और मास्टर्स आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने बाहर गई पटना से बाहर। चूंकि हमारे यहाँ मास्टर्स की पढ़ाई नहीं है तो ये पटना से बाहर जाके के इन्होंने मास्टर्स किया और इस क्षेत्र में काफी इनका योगदान रहा है। और मतलब काफी अच्छा कार्य रहा, और जहां भी कार्य की वहां पे इनके कार्यों को सराहा गया और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कला प्रदर्शनियों में इनके छापों को प्रदर्शित किया गया और पुरस्कारों से भी नवाजा गया इनके कार्यों को। ओके, तो संजय जी अगर कुछ स्लाइड्स हमें दिखा दें तो मैं साथ में उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगी। हाँ, राखी, अगर आप कुछ नाम बता दें उनको तो संजय जी शायद अभी डिस्प्ले कर। अर्चना दी होंगी, अर्चना सिन्हा, उनके स्लाइड्स हो गए, वुड प्रिंट्स वगैरह हैं उनके। फिर अर्चना कल्याणी, संगीता, चित्रा कुमारी, ये कुसुम अखौरी जी का कार्य है, वुड प्रिंट में है। इन्होंने गांव के मेमोरी को लेके कार्य किया है। ये आपके शुरुआत के समय का है, जब आप 95 के पहले का है इनका कार्य। इसके बाद के कुछ
कलाकार हैं मेरे ख्याल से, जो नाम शैल रेखा, हाँ, शैल हुई, सिंपल, किरण नाम कुमारी। आपने बताए थे। तो जी संजय जी, उनके भी प्रिंट अगर अभी दिखा दें हम लोगों को। तब तक राखी, आप एक चीज और बताइए कि बिहार जी जैसे प्रदेश में कलाकारों के पास काम करने की सुविधाओं की अत्यंत कमी है। फिर प्रिंट मेकिंग में तो कई तरह के मशीनों की आवश्यकता भी होती है। अपने काम को जी जारी रखने के लिए किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है एक महिला प्रिंट मेकर्स को? देखिए, प्रिंट मेकिंग जो है एक स्टूडियो बेस का काम होता है। इसमें होता है कि आपको प्रॉपर मशीन चाहिए, प्रॉपर स्पेस चाहिए, तभी आप इसको कर सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जब कॉलेज के दिनों में तो महिला कलाकार हो, चाहे अन्य कोई भी कलाकार हो, महिला हो या पुरुष, वो कार्य तो अच्छा कर लेते हैं जब उनका मास्टर्स बैचलर होता है या मास्टर्स होता है। लेकिन ये बाद में शैल जी असल का समस्या ये शैल जी का उनके है आफ्टर पेंटिंग। आफ्टर ग्रेजुएशन या का आफ्टर मास्टर्स उनका प्रॉब्लम, उनकी परेशानियां शुरू हो जाती है, क्योंकि सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो प्रेस खरीदे, या एक उनके सभी के पास एक बहुत बड़े बड़े एरिया नहीं होता है जिसमें कि वो कार्य कर सके। तो इसमें उनको परेशानी होती है, तो वो अपने कार्य को फिर कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। लेकिन चित्रकला में ऐसी बात नहीं होती है। चित्रकला में आप छोटा सा अपने अपने घर में भी एक अपना स्टूडियो बना के कार्य कर सकते हैं। लेकिन प्रिंट मेकिंग में चूंकि प्रेस चाहिए हमको, उसके साथ हमको रोलर चाहिए, इंक का स्लैब चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती है जो एक स्टूडियो में चाहिए। तो इसमें परेशानी होती है, जिसके कारण कि कलाकार इसको कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। तो शायद यही वजह है कि प्रिंट मेकर्स का झुकाव कमोबेश पेंटिंग की तरफ ज्यादा होता जा रहा है। आप क्या हाँ कहना नहीं, चाहेंगे? हाँ ये के कारण है ही, आपका स्टूडियो के कारण तो प्रॉब्लम आता ही है, क्योंकि स्टूडियो नहीं होने के कारण। और दूसरा क्या होता है कि केमिकल्स वगैरह इसमें बहुत ज्यादा यूज होता है, जो आपको हार्मफुल भी होता है। और जो 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 हार्मफुल केमिकल नहीं होते, नेचुरल होते, वो काफी महंगे होते हैं, जिसको सब लोग उसको नहीं ले पाता है। सब लोग उसको खरीदना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए भी जो जो आपको सस्ते में जो मिल जाते हैं तो वो हार्मफुल होता है। तो सेहत को ध्यान में रखते हुए भी कलाकार इसको काम को नहीं करते हैं। और दूसरा क्या होता है कि स्पेस नहीं है, तो इसलिए भी प्रॉब्लम होती है। और चित्रकला के लिए क्या होता है कि अगर आप कार्य करते, तो आप बेड पे भी बैठ के या अपने घर के किसी कोने पे भी एक टेबल कुर्सी लगा के आप छोटे छोटे ड्राइंग्स तो आप कंटिन्यू कर ही सकते हैं। तो आसान होता है, और उसमें बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। लेकिन प्रिंट्स में क्या होता है, आपको हार्ड वर्क की जरूरत होती है। और एक प्रिंट के लिए नहीं, कम से कम नहीं भी तो आपको 7 से 10 दिन, अगर आप पेंटिंग का प्रिंट निकाल रहे हैं अच्छे ढंग से, तो 7 से 10 दिन के अंदर आपको एक अच्छा प्रिंट निकलेगा। जबकि ये पेंटिंग्स में है कि उतना आपको परेशानी नहीं होती है। अगर बड़े साइज का लेते हैं तब प्रॉब्लम होती है, छोटे साइज में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, आप कम समय में भी उसको कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों के कारण लोग क्या होता है कि बाद में पेंटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो जैसा कि आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि इसमें जो केमिकल्स यूज है, तो इसके लिए कुछ सावधानियों की भी आप चर्चा करेंगी क्या? कर सकती हैं अगर? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। जैसे हम लोग क्लास में इन करने से पहले बताते हैं कि आप अगर क्लास में अपने लैब में जाते हैं, कॉलेज के लैब में हो या आपका पर्सनल लैब भी हो, तो वहां पे जाते हैं तो सबसे पहले तो आपका ग्लास होना चाहिए, गोगल्स होना चाहिए, हाथ में ग्लव्स होना चाहिए, और मास्क होना चाहिए। अगर अगर उससे ज्यादा सेफ्टी रखना है तो हेड पे भी आपको कैप लगा लेना चाहिए, और तभी आप स्टूडियो में जाएं। और स्टूडियो में जब आप अपना कार्य कर रहे हो, नाइट्रिक एसिड हुआ, बेंजीन या किसी भी प्रकार का केमिकल वगैरह का यूज कर रहे हैं, तो वो वहां पे खाने पीने की का भी आप मतलब अगर इच्छा भी हो तो खाने पीने का मतलब वहां पे
आप उसका उपयोग नहीं करें। उससे बाहर निकलने के बाद सही ढंग से हाथ की सफाई करने, हाथ साफ करने के बाद ही आप खा सकते हैं या पी भी सकते हैं। नहीं तो बैठे-बैठे अगर आप नाइट्रिक एसिड में कार्य कर रहे हैं और साथ में चाय पी रहे हैं या बिस्किट खा रहे हैं या लंच ले रहे हैं, तो ये सब नहीं करना है आपको। और एप्रन होना चाहिए। फिर साथ में आपके स्टूडियो में फर्स्ट एड बॉक्स भी होना चाहिए, जिससे कि आप कुछ ऐसा अप्रिय घटना कभी हो जाए तो फिर उसका तुरंत आप उसको मतलब उसके लिए आप तैयार है कि किसी का हाथ कटता है या कुछ भी, बहुत तरह की घटनाएं घट सकती है, अप्रिय घटनाएं, उसके लिए आप तैयार होना चाहिए। और MSDS SDS आदि चीजों का वहाँ पे किट वहाँ पे होना चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए। और इस दरमियान आप कोशिश ये करना चाहिए कि एक साथ बहुत ज्यादा नहीं जाए। जैसे अगर मान लीजिए केमिकल का यूज अगर 1-2 कर रहे हैं तो फिर 1-2 पहले अपना काम कर ले। इस तरह से शिफ्टिंग में होना चाहिए कि एक साथ आप अचानक से आप 10 स्टूडेंट है तो 10 एक साथ नाइट्रिक एसिड के पास ही जाके ट्रे के पास काम करे तो वो सब हार्मफुल होता है। डायरेक्ट नाइट्रिक एसिड में सीधे ऐसी तरह से नहीं देखना है, आपको थोड़ी दूरी बना के नाइट्रिक एसिड को देखना है। इस तरह की बहुत सारी सावधानियां हैं। और साथ में कलर जो हम यूज करते हैं वो भी हमारा नेचुरल होना चाहिए। नेचुरल होने से क्या होता है कि वो थोड़ा सा कम हार्मफुल होता है। फिर हम जो क्लीनिंग के लिए जो यूज करते हैं वो भी नेचुरल हो, ताकि साफ सफाई ताकि वो भी हमारे हम कम हार्मफुल हो। साथ ही जो हम स्पेस यूज करते हैं वो सबसे पहली जिम्मेदारी एक प्रिंट मेकर की होनी चाहिए कि जिस एरिया का यूज करता है उसका अपना काम करने के साथ, ये नहीं कि हम मेरा काम हो गया उसके बाद हम उस एरिया को उसी तरह से छोड़ दिए, उसके साथ ही आपका उस काम के साथ ही आपका एक वर्क वो भी है कि उसको क्लीन अप होना चाहिए। ये नहीं कि हम अपने काम कर लिए, हमने प्रिंट निकाला उसके बाद हम चले गए घर, मेरा काम खत्म हो गया, नहीं। अगर आप काम जिस तरह से आपका एक ड्राइंग से लेके प्रिंट निकालने तक का एक सफर होता है, तो फिर वो साथ में आपका क्लीन अप करना भी एक सफर, उस सफर के अंतर्गत ही आता है, जो कि अक्सर बहुत लोग इस चीज को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन एक अच्छे प्रिंट मेकर की ये निशानी नहीं है। इस तरह की बहुत सारी सावधानियां को आपको साथ में आपको इस प्रयोग करेंगे तो आपको आगे हाँ सुविधा होगी, और आपको भी और आपके साथ जो कार्य कर रहे हैं उनको भी सुविधा होगी। बिल्कुल। हाल ही में समकालीन कला के क्षेत्र में हमारे कला गुरु श्याम शर्मा जी को पद्म श्री से नवाजा गया है, जो कि मूलतः प्रिंट मेकर है। आप भी उनकी स्टूडेंट रह चुकी हैं, तो जाते जाते उनसे जुड़ी कोई अनुभव जो आप शेयर करना चाहती हो? हाँ, सर के साथ अनुभव ये अनुभव है, क्योंकि जब मैं पढ़ाई कर रही थी उस समय भी सर का मार्गदर्शन रहा, सर का आशीर्वाद मेरे सर पे रहा। शायद उसी आशीर्वाद का ये है फल है कि मैं फिर उसी कॉलेज में मुझे अवसर मिला, और उसी विभाग में जहाँ उनसे मैं शिक्षा प्राप्त की और उसी विभाग में मुझे शिक्षा देने का अवसर मिला। तो बहुत सारे अनुभव है जो शिक्षण के दरमियान उन्होंने मुझे बताया। बहुत सारी चीजें तो अब महसूस होती है, जब मैं उस समय सर की बातें समझ में नहीं आती थी। शायद मेरा लेने का उस समय वो लेवल नहीं था, हो सकता है ऐसा मुझे अब लगता है कि जो बातें सर उस समय बताए, उस समय शायद मैं उसको नहीं समझ के अब समझती हूँ उन सब चीजों को। तो अब लगता है कि काश उस समय उस सारी बातों को काम करो, रेगुलर काम करो, ये सब बातें नहीं मतलब ध्यान नहीं देने के कारण शायद इतना लंबा समय हो रहा है। मतलब आपको मेरा कहने का मतलब है कि बहुत आप ज्ञान देने वाला तो ज्ञान दे देता है, लेकिन आप उसको कितना ले पाते हैं ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना लेते हैं और कब उस बात को समझ पाते हैं। तो ये सब चीजें अफसोस होती है कि काश मैं छात्र जीवन में ही बहुत सारी बातें समझ पाती। जी, सही कहा आपने, ये बाद में समझ में आती है। आपसे हाँ, बात करके बहुत अच्छा लगा राखी, काफी कुछ जानने जी, को मिला और आपने जी, अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया, अपना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद राखी। जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अब आप मैं सभी अपने का भी। दूसरे गेस्ट स्पीकर दूसरे गेस्ट स्पीकर वंदना कुमारी को बुलाना चाहूंगी। वंदना, आपका एक बार फिर रंग रभस के इस मंच पर स्वागत है। जी, नमस्कार। वंदना के बारे में मैं बता दूं। नमस्कार वंदना।
वंदना जो है पटना बिहार की रहने वाली हैं। पटना कॉलेज ऑफ आर्ट से इन्होंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स किया है और पिछले 10 सालों से भोपाल में आर्ट की प्रैक्टिस कर रही हैं। 2011 में इनको स्कॉलरशिप मिला मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एचआरडी से। 2015 में फेलोशिप मिला सीसीआरटी की तरफ से। काफी सारे शोज कैंप्स में इनकी लगातार भागीदारी रही है। वैसे अगर बोलती जाऊं तो पूरी शाम निकल जाएगी इसमें। तो वंदना, आज मैं आपके साथ बिहार के बाहर जाकर काम कर रहे महिला कलाकारों के संघर्ष पर बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगी। उसके पहले मैं अपनी ही एक आपबीती शेयर कर रही हूं आपके साथ, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूं। 1991 की बात है, आज से लगभग 30 साल पहले की बात है। उन दिनों दिल्ली में ट्रिनाले और कला मेला का आयोजन हो रहा था। मैंने अपने पेरेंट्स से दिल्ली में आने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन पता है कि परमिशन नहीं मिला, क्योंकि मुझे अकेले आना था। तो उस वक्त फिर मुझे दिल्ली में रह रहे अपने कलाकार मित्र से शादी करनी पड़ी, तब जाकर मुझे दिल्ली में आने का मौका मिला। तो क्या आप भी ऐसा या इससे मिलती जुलती रूढ़िवादी सोच से जुड़ी घटनाओं के कुछ जिक्र करना चाहेंगी? जी बिल्कुल ही मेरी घटना तो ऐसी नहीं है, लेकिन जो आपने रूढ़िवादी सोच के बारे में जैसा बोला, मैं एक सामान्य परिवार से बिलोंग करती हूँ। मैं 3 बहनें और 2 भाई हूँ और मैं घर में सबसे छोटी हूँ लड़की में। तो इस तरह के सिचुएशंस तो अक्सर मेरे साथ भी आए, क्योंकि जिस समय की बात है 2006 की, तो उस टाइम में लड़कियों में जैसे ही इंटर उन्होंने पढ़ाई क्रॉस कर ली, तो एक सोच हो जाती थी उनकी कि अब शादी के वो भावी सपने देखने लगती थी लड़की उस टाइम में। लेकिन मेरा ऐसा सोच नहीं था। मेरी ऐसी सोच थी कि नहीं, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ तो करना है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था कि मुझे आर्ट फील्ड में ही आना है, लेकिन कुछ करना है। लेकिन एक अंदर से होती है ना कि जो चीज़ अंदर होती है वो एक ना एक टाइम वो बाहर आ ही जाता है निकल के। मैं बचपन से ही ड्राइंग्स और पेंटिंग किया करती थी। बिल्कुल। तो मेरे पिताजी भी इसी तरीके से सोच रखने वाले व्यक्ति, पुराने सोच के कि नहीं, लड़की ज़ात है, ज़्यादा क्या करना है, पढ़ाई-लिखाई बस इतनी ही होनी चाहिए, अच्छा घर मिल जाए और शादी हो जाए। लेकिन मेरी उन्होंने जो देखा कि ये इस तरह से आगे बढ़ रही है और जिस तरह से इसकी इच्छा है कि लाइफ में आगे बढ़े, तो मेरे पिताजी ने भी मेरा फिर सपोर्ट किया। जबकि मेरी 2 बहनों ने 2 बहनों की शादी हो गई, लेकिन मेरे पिताजी हैं जो मुझे आगे सपोर्ट किए कि नहीं, तुम अगर आगे बढ़ना चाहती हो, तुम्हारी जब इतनी इच्छा है, तो मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊँगा। तो मेरे लिए उस टाइम में 2006 की जो बात है, तो दानापुर खगौल से पटना जाना ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि ये 5 साल ट्रेन से अप डाउन करना, कैसे क्या करूँगी। लेकिन मैं लकी हूँ कि मेरे पिताजी ने फिर मुझे बाद में सपोर्ट किया कि नहीं, तुम आगे बढ़ना चाहती हो तो हम तुम्हें बढ़ाएँगे। और फिर मैं पटना 5 साल तक ट्रेन से अप डाउन करके मैंने बैचलर कंप्लीट किया और उसके बाद मैं फिर भोपाल शिफ्ट हुई और अभी तक मैं यहाँ काम कर रही हूँ, अभी भोपाल में रह के। तो ये ज़्यादातर बिहार में, क्या ज़्यादातर लड़कियों में ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि लड़कियां हैं, ज़्यादा पढ़ लिख के क्या करेंगी, शादी तो करनी है एक टाइम में। लेकिन आज के समय में जब मेरे पिताजी मुझे देखते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं, उन्होंने जो मैंने डिसीजन लिया और फिर मेरे पापा जी ने मुझे सपोर्ट किया, तो आज उन्हें गर्व महसूस होता है कि नहीं, उन्होंने बेटी को छूट देख करके बहुत अच्छा किया आज के समय में। ये चीजें हैं। तो वरना एक महिला के लिए अपने होम टाउन या अपने राज्य में रहकर काम करने और अपने राज्य से बाहर रहकर आर्ट प्रैक्टिस को जारी रखने में क्या मूल फर्क या कठिनाई महसूस होती है? कि होम टाउन की जहाँ तक बात है, अगर हम वहाँ काम करते हैं तो सुविधाएं तो बहुत मिलती है, क्योंकि हमारी वहाँ फैमिली है, जान पहचान के बहुत सारे लोग हैं, तो हमें उतना संघर्ष नहीं करना पड़ता।
क्योंकि आपको इनकम की कोई उतनी संभावना नहीं होती कि अब घर से तो पैसे मिल ही जाएँगे, रेंट पे नहीं करना है और अगर खाना हम बनाएँ ना बनाएँ, घर का बना खाना तो हमें मिल ही जाएगा। और इस तरह से लेकिन वहाँ भी संघर्ष है, ऐसा नहीं है कि लड़के अपने होम टाउन में है तो वो संघर्ष नहीं करती। उनको भी घर से परमिशन मिलना कि तुम देर रात तक तुम्हें घर से बाहर नहीं रहना है, तुम्हें जल्दी घर आ जाना है, तो वो एक बाउंडेशन होता है वहाँ भी स्ट्रगल है। और रही सवाल कि आप घर से जब बाहर निकल के जो काम करते हैं, तो वो सारी ज़िम्मेदारियाँ हमारी खुद की हो जाती हैं एक लड़की की कि जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ कि जब मैं फर्स्ट टाइम जब भोपाल शिफ्ट हुई थी, तो मैं इतनी डरी सहमी सी लड़की थी और 6 महीनों तक मैं घर से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। ऐसी मेरी हालत हो गई थी कि घर से कैसे निकलूँ रूम से पता नहीं अनजान शहर है और अ, बिल्कुल अजनबी शहर था ये मेरे लिए। मेरे यहाँ जान-पहचान का कोई भी नहीं था। एक-एक चीज़ स्ट्रगल जो करना था, मुझे खुद करना था। यहाँ तक कि रोटी भी खुद ही सेकनी थी और चूल्हा भी खुद ही जलाना था और नमक भी खुद ही लाना था। तो एक स्ट्रगल ये हर महिला कलाकारों के लिए ही होती है। अगर हम बाहर जाते हैं तो वहाँ हमें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता है। हमें खुद अपनी पहचान वहाँ बनानी है। अगर हम बात करें इनकम की कि अगर हमें इनकम करना है और अपना आर्ट मटेरियल इतनी महँगी है कि हमें आर्ट मटेरियल भी परचेज़ करना है, रहने का खर्च भी चाहिए। घर से हम कब तक पैसे ले सकते हैं? और लड़कियों के साथ क्या समस्या होती है महिलाओं के साथ में कि उनके पास एक लिमिट समय होता है कि आपको एक लिमिट समय दिया जा रहा है, आप घर से बाहर निकल रहे हैं, तो आपको इतने टाइम में कुछ अच्छा कर लेना है। अगर आप नहीं कर पाते हैं, तो आपको बैक टू होम आना है। तो उनके पास एक लिमिट टाइम होता है और उसी समय में उनको कुछ अच्छा करना होता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है एक महिला कलाकारों के लिए, अपने आप को वहाँ पे प्रूफ करना, बाहर में जाकर के प्रूफ करना। तो ये है बहुत बड़ी मतलब है समस्या है कि लड़कियों को उतनी छूट नहीं दी जाती जितना लड़कों को दी जाती है। अगर गार्जियन सपोर्ट करे और जो समाज है जिस तरह की आजकल की जो सोच हो गई है कि नहीं लड़कियां जो है वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकती, कुछ नहीं कर सकती, तो ये बिल्कुल गलत सोच है। उनको अगर मिले मौका तो वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकती है। और ये मेरे पापा जी अब मानते हैं, मेरे पिताजी। जिस समय उस टाइम में वो नहीं मानते थे कि इसे भी क्या करना है, ये कुछ नहीं कर सकती, मतलब लड़की है, चलो छूट दे देते थोड़ी पढ़ाई के लिए। लेकिन अब वो देखते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, बेटी को अब उनको लगता है, एहसास होता है कि हर बेटी को पढ़ना चाहिए और हर बेटी को आगे बढ़ना चाहिए। जी। बिल्कुल सही बात है। वैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कभी-कभी महिला होने का फायदा भी होता है और ये भी सुनने को मिलता है। तो इस पर आपकी क्या राय है? हाँ, ऐसा है भी और नहीं भी। जहाँ तक मेरा मानना है कि ये आरक्षण का जो सवाल है, वो आरक्षण तो महिलाओं को मिलता है। जैसे सीट रिजर्वेशन का हुआ, टिकट का हुआ, कोटा हुआ, हर चीज़ का ऐसा लेडीज़ कोटा और हर जगह उनको प्रेफ़रेंस मिलता है। लेकिन ऐसा क्यों बनाया गया है? महिलाओं को ऐसा क्यों क्यों इनको प्रेफ़रेंस दिया जा रहा है? हम बचपन से ही लड़कियों को क्यों नहीं इस तरह से हम उनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि उनको आरक्षण की ज़रूरत ना हो? मुझे नहीं लगता कि महिलाओं को आरक्षण की ज़रूरत है। ये हमें हमारी कमज़ोरी बताता है कि हम कमज़ोर हैं इसलिए हमें आरक्षण दी जाती है। नहीं, अगर बेटियों को शुरू से ये बताया जाए, बचपन से बताया जाए कि तुम स्ट्रॉन्ग हो और लाइफ में हर कुछ कर सकती हो, जितनी छूट एक लड़कों को मिलती है, उतनी छूट अगर लड़कियों को मिले, तो ऐसे आरक्षण की ज़रूरत ही नहीं है। मेरा ये सोचना है। बिल्कुल सही बात है वंदना जी। वरना इंडिया की जो सोसाइटी है, मैक्सिमम ये देखा गया है कि मेंटली उनको बचपन से ये चीज बताया जाता है कि आप एक लड़की हो, आप एक फीमेल हो, आपको यही करना बिल्कुल। है, आपको इसी दायरे के अंदर रहना है। बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे मैंने जितनी पेंटिंग्स आपकी देखी और देख रही हूँ
कि आप अपने पेंटिंग्स में मास्क का इस्तेमाल काफी प्रमुखता से करती हैं। इसके क्या मायने हैं? कहीं मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी से महिलाओं के आत्मसम्मान और सुरक्षा की ओर एक संकेत तो नहीं है? जी नहीं, मेरे थॉट मेरे पेंटिंग्स के लिए ये नहीं है। मेरी जो सोच है, जो मैं मास्क लगाती हूँ, वो ये सोच करके बनाती हूँ कि हर जो महिलाएँ होती हैं, वो अंदर से जितनी ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं, तो आप मेरी पेंटिंग्स में देखेंगे कि उसमें बहुत ही छोटे-छोटे एलिमेंट्स आपको दिखाई देंगे, ग्रैप्स, मून, रैबिट, फ्लावर। तो ये एक महिला के जो सॉफ्टनेस को वो दर्शाता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो एक शेरनी का रूप ले सकती है। तो शेरनी का मतलब ये नहीं हम बोल सकते हैं सिर्फ़ कि इस तरह से कि वो हर क्षेत्र में ही शेरनी हो सकती है, चाहे वो हाउसवाइफ क्यों ना हो। वो भी एक अगर एक जो माँ कही जाती है, जो घर में काम करती है, तो उनका भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। अगर वो वहाँ पे नहीं हो, तो बाकी बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते और ना तो जो घर का जो पुरुष प्रधान है, वो पुरुष प्रधान कहलाएगा। वो घर को सँभालती है और जब हम बाहर एक महिला जब काम करने के लिए निकलती है या अपने आप को वहाँ पे स्थापित करती है, अपना एक रूप जब दिखाती है, जब हर तरह से लोग ये कहते हैं कि ये तो महिला है, तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगी, इसको कुछ छोटा-सा पद दे दो। तो ये नहीं है, उसको मौका मिलना चाहिए और उसे मौका मिले और ज़रूरत पड़े तो वो एक शेरनी का रूप ले सकती है। और मेरे जो काम में मैं शेरनी का जो फ़ेस देती हूँ, वो इसलिए देती हूँ कि मेरे पिताजी जो हैं जब पटना से जब मैं भोपाल शिफ्ट हुई थी, तो मैं किसी से डरती नहीं थी। वो किसी से भी कोई भी बात करना हो या कुछ भी करना हो, मैं तो आगे हमेशा खड़ी रहती थी। क्योंकि मेरा शायद ब्रॉट अप ही ऐसा हुआ था कि मैं अपने भाई से कंपैरिज़न करती थी, कि मेरा भाई ऐसा शर्ट पैंट पहनता है तो मैं भी पहनूँगी क्योंकि बड़े घर में सब निराश हुए थे जब मेरा जन्म हुआ था क्योंकि मैं तीसरी बेटी घर पे आ गई थी, जन्म के टाइम पे। लेकिन एक टाइम के बाद में मेरे पापा जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और जब मैं कभी थोड़ा घबरा जाती थी या डर जाती थी, तो मेरे पापा जी ने मुझे इस तरह से सपोर्ट किया कि तुम तो मेरी शेरनी बेटी हो, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो किसी से डरती नहीं हो। तो ये एक अंदर से जो फीलिंग्स मेरे अंदर आई, तो ये चीज़ मेरे पेंटिंग में उभर कर के आगे आ गई। तो मेरे बॉडीज़ में आप देखेंगे कि सॉफ्ट मैं अपने आप को ही प्रेज़ेंट करती हूँ अपनी पेंटिंग्स में और दुनिया की जितनी भी महिलाएँ हैं, उन सबको भी इंडिकेट करती हूँ मैं अपनी पेंटिंग्स में, कि कोई भी ऐसी महिला हो बस उनको मौका मिलना चाहिए लाइफ़ में आगे बढ़ने के लिए, तो वो एक शेरनी का रूप ले सकती है। जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा बोला वंदना आपने। हालाँकि अभी आप अपने कला यात्रा के शुरुआती दौर में ही हैं, फिर भी अपने नई पीढ़ी के साथ कुछ सुझाव शेयर करना चाहेंगी आप? जी, बिल्कुल ही। मैं आर्ट कॉलेज से जो बच्चियाँ पढ़ के निकलती हैं, जो लड़कियाँ निकलती हैं और उन्हें हायर स्टडीज़ के लिए बाहर निकलना जब होता है, तो वो एक ड्रीम लेकर के बाहर निकलती हैं लड़कियाँ, कि उनको उनको बाहर निकल रही है और उनको कुछ लाइफ़ में करना है। तो जब वो अचीव करने के लिए निकलती हैं घर से बाहर, तो अपने लक्ष्य पे बस ध्यान रखें कि नहीं मुझे उस लक्ष्य को प्राप्त करना है कुछ भी हो जाए। ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कि हमारे पेरेंट्स को शर्मिंदा होना पड़े। वो जब भी अपनी बच्चियों को देखें तो हर किसी से ये गर्व से कहें कि मेरी बेटी है। तो बिल्कुल ही अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देते हुए आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य को पूरा करें। जी, धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद वंदना, बहुत अच्छी बातचीत रही आपके साथ में। अब हमारे साथ हैं मुस्कान सिंह। मुस्कान, रंग रभस के पेज पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुस्कान के बारे में बता दूं, पिछले 6 सालों से दिल्ली में आर्ट की प्रैक्टिस कर रही हैं। पटना कॉलेज ऑफ आर्ट से इन्होंने बीएफए किया है और शिवनाथा यूनिवर्सिटी से एमएफए कंप्लीट किया है। कई
सारे एग्जीबिशन और आर्ट प्रोजेक्ट्स पर इंडिया और इंडिया के बाहर भी इनका पार्टिसिपेशन, दिल्ली के 3 इनका पार्टिसिपेशन भी। आज हमारे विषय है शांभवी सिंह और बिहार के युवा महिला कलाकार। तो उसके लिए सबसे पहले मैं शांभवी सिंह के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। भारतीय कला जगत में शांभवी सिंह एक जाना माना नाम है। हर आर्ट जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम पटना आर्ट कॉलेज से बीएफए की डिग्री ली और एमएफए दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से। शांभवी हैज वर्कड इन पेंट making, sculpture, video installation, and other. She uses largely non-figurative and non-narrative modes of expression. Her work remains closely engaged with the life and struggles of agricultural workers. Shambhavi Singh's work has been exhibited in India, South Africa, Australia, New York, and the Netherlands, where she was associated with the Foundation of Indian Artists. Recently, her work was added to the collection of Museum of Modern Art, MoMA, in New York. तो मुस्कान, शांभवी सिंह को ही आपने क्यों चुना? आज माना कि महिला कलाकारों की संख्या बहुत ही कम है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, तो हाँ, ये क्वेश्चन था शांभवी मैम को ही मैंने क्यों चुना। ये जब मैं प्रेजेंटेशन दूंगी इसके दौरान मैं बहुत बार रिपीट करूंगी। तो जनरली मैंने मैम के काम में, मैम के प्रैक्टिस में एक अवेयरनेस देखा है, एक अवेयरनेस है। मैम के काम में एक सिंप्लिसिटी के साथ साथ एक यूनिवर्सल अप्रोच भी है। तो मैम के वर्क में एक हमेशा मुझे खोज दिखता है, एक एक्सप्लोरेशन दिखता है। तो चाहे वो मीडियम का एक्सप्लोरेशन हो, आइडिया का एक्सप्लोरेशन हो, मटेरियल का एक्सप्लोरेशन हो, या फिर हम कहें एक कॉन्सेप्चुअल इंक्वायरी को हम बोलें। तो ये तो इसके साथ साथ एक जो अवेयरनेस है, जो एक मर्ज रोल है, जो एक मेजर रोल है, जो मैम के काम को वो कहीं न कहीं इसे एक कॉन्टेम्परेरी आर्ट को इंट्रोड्यूस करने में हमें मदद करती है, जिसे हम कॉन्टेम्परेरी आर्ट समझते हैं। और उसको समझने में मैम का काम हमारे लिए बहुत ही सरलता प्रदान करता है। और ये जो है, जो पहला वर्ड है, हम जितने सरल हैं उतने ही पूर्ण हैं, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट हैं, ऑगस्ट रोबले ने उसके कोट हैं जो कि मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। तो ये तो शांभवी मैम एक सीनियर आर्टिस्ट रही है, सभी जान रहे हैं। तो वो एक मेरी मेंटोर के जैसा भी रही है, इसीलिए आगे के कन्वर्सेशन में बार-बार मैम आता रहेगा। तो ये जो लाइन है, जो एक रखने का जो रीज़न है, ये शांभवी मैम को समझने के लिए एक अद्भुत लाइन है हमारे लिए। ओके, तो आप अपने स्लाइड्स पहले दिखा लीजिए, जो भी स्लाइड्स हैं। ओके। हाँ, तो आगे की स्लाइड, इससे आगे एक। हाँ, तो आज हम शांभवी मैम के बारे में वर्क को इंट्रोड्यूस करते हुए हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे ऊपर किस तरीके से असर पड़ता है, हम जैसे यंग आर्टिस्ट के लिए कितना इम्पोर्टेंट रखता है प्रैक्टिस। तो जब हमारी कन्वर्सेशन मैम से होती है, तो फिर उनके काम को, उनके प्रैक्टिस को मैं जहाँ तक समझ पाई, तो उनके काम में बहुत सारे लेयर्ड होने के बावजूद भी हमें बहुत सरल लगते हैं, जो उनके कन्वर्सेशन में भी उसी तरीके से शुरू होती है। तो जहाँ पर हम नो इलेक्ट्रिसिटी इन द विलेज, मैम से हमारी बात हो रही थी और पहला शब्द ये था। तो मैम की पेंटिंग्स वहाँ से स्टार्ट हुई। तो ये टाइटल है भुरुकुआ। तो मैं इस पर्टिकुलर इमेज के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। अगर मैं ऑल ओवर पेंटिंग्स के बारे में बात करूँ, तो रंजीत हॉस्कोटे ने उनके पेंटिंग्स के बारे में काफ़ी ब्यूटीफुल्ली लिखा था कि मैम की पेंटिंग उन्हें रैम्ब्रांड की पेंटिंग याद दिलाती है, कि उसमें, हालांकि रैम्ब्रांड की पेंटिंग काफ़ी फिगरेटिव है, मैम की एब्स्ट्रैक्ट है, कि उसमें लाइट्स कहाँ से आ रही है उनकी पेंटिंग में पता नहीं चलता। तो मैम की भी पेंटिंग में हमें यही देखने को मिलता है। तो इस तरीके की काफ़ी सारे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक
ब्लैक को लेकर समझने की कोशिश करना। तो जब हम ब्लैक को लेकर समझने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ आर्टिस्टिक नज़र से ही नहीं, बल्कि एक साइंस के नज़र से, एक पॉलिटिक्स के एक पॉलिटिक्स ही क्यों ना हो, इस तरह की तमाम कन्वर्सेशन लेयर्स को उजागर करता है जो सोचने के लिए कहीं ना कहीं बाध्य होते हैं हमारे लिए। तो किस तरह से एक ब्लैक का मैम के काम में इम्पोर्टेंस है, ये हम देखते आ रहे हैं। और मैम का वो चीज़, जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ही विजुअल अप्रोच से निकलता है, वो एक विजुअल एक्सपीरियंस है एक तरीके का। तो आगे मैम किस तरह से गांव के पूरे एटमॉस्फेयर को अपने काम के थ्रू दिखाती हैं, जिसमें बहुत सारे लेयर्स हैं। तो आज कोई भी आर्टिस्ट, चाहे वो लेबर पॉलिटिक्स के बारे में बात करे, चाहे वो ब्लैक पॉलिटिक्स के बारे में बात करे, चाहे वो फार्मर इशू के बारे में बात करे, ये सारी सरलता, ये सारे लेयर्स हम मैम के काम में देख सकते हैं। तो लेकिन जिस तरह से गांव की वो नैरेटिव है, उसमें हम सारे लेयर्स देख पाते हैं, चाहे वो गांव की पगडंडी से चलते हुए हम खेतों को खेतों का रास्ता देखें, इस तरह की तमाम कन्वर्सेशन हमारे लिए किस तरह से आता है। तो जिसमें कि हम देखते हैं कि इसमें बहुत बड़ा जो रोल है वो बिहार की जमीन का इट्सेल्फ है। अगर हम बिहार की ज़मीन को एक लेकर देखें तो उसमें बहुत बड़ा रोल है बिहार की ज़मीन का, जिसमें हम देखते हैं कि जिसकी कॉन्शियसली हो या अनकॉन्शियसली हम एक बहुत बड़ा बैगेज साथ में लेकर चलते हैं, जिसमें कि जिसकी पॉलिटिक्स हो या जिसकी एस्थेटिक्स हो, वो हम कहीं न कहीं अपने अंदर समेट लेते हैं। तो जाने अनजाने में या फिर ऐसी ही लेयर्स को हम काम के थ्रू दिखा देते हैं, जो कई बार हम शब्दावली में प्रेज़ेंट नहीं कर पाते। वो हमारे काम के ही थ्रू निकल के आता है। तो और ये वाला जो काम है, जो भी रिसेंट वर्क है, इसका टाइटल डोर है, वेलकमिंग द प्लेस। तो वो एक पैसेज है, गाँव के एंट्री का एक डोर है, एक वेलकमिंग है। तो मैम ने फार्मर को हर बोला है, HER, जो वो एक माँ का रोल दिखती है, क्योंकि फार्मर जनरली हमारे खेत को सींचता है, केयर करता है, एक प्रोटेक्शन है, तो उसे उन्होंने शी कहा है, हर। तो जिसमें कि हम देखते हैं कि किसान जिस तरह से अर्थ का सेवा करता है, किस तरीके से किसान में हमें मतलब हम सबों को माँ का रूप दिखता है। तो जैसे कि मैम बता रही थी कि सिर्फ एक बैगेज, जैसे कि मैं बता रही थी कि सिर्फ एक बैगेज ही नहीं, बल्कि हमारा खुद का एक एक्सपीरियंस भी रहता है कि चाहे वो किसी भी तरह का एक्सपीरियंस हो, एक जगह से माइग्रेट होकर आने का एक्सपीरियंस हो या फिर एक जर्नी हो। तो एज एन फीमेल आर्टिस्ट मैम ने कभी क्लेम नहीं किया कि ये वर्क फेमिनिस्ट है, पर जब हम काम को देखते हैं और काम को हम समझने की कोशिश करते हैं, तो वो एक्सपेक्ट हमें दिखता है एक फेमिनिन होने का काम में। वो तो उसका जो एक बनावट है, वो एक मैस्कुलिन अप्रोच हो सकता है, एक मैस्कुलिन मटेरियल हो सकती है, वो लुक हो सकता है, पर अगर एक साइकोलॉजिकली जो वाइब्रेशन है, जो थॉट है, वो कहीं न कहीं एक फेमिनिन दिखाता है, एक फेमिनिस्ट अप्रोच दिखाता है। इस तरीके से हम खुद को कनेक्ट कर पाते हैं। तो इसमें जो स्पेस है, जहाँ पर एक प्रोटेक्शन का सेंस है, तो यहाँ पे मुझे वो देखने को मिलता है। आगे एक स्लाइड है। ऐसे ही मैं इस काम को देखते हुए मैं आगे, लुइस बुर्जिया एक आर्टिस्ट है जिसकी स्लाइड है अभी। तो लुइस बुर्जिया एक फेवरेट आर्टिस्ट में से एक रही है मेरे लिए, वो मुझे काफ़ी पसंद है। अगर हम उनके काम को भी देखें, संजय सर आप आगे स्लाइड कर सकते हैं। तो उनका काम है स्पाइडर वाला स्कल्पचर, तो उसी तरीके से हम उसमें भी एक प्रोटेक्शन, एक केयरिंग का व्यू देखते हैं। तो अगर लुइस बुर्जिया के बारे में हम थोड़ा काम के बारे में बात करें, तो उनका स्पाइडर वर्क काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है उनके वर्क में, जो अपनी वो मदर को एक स्पाइडर होने के बारे में था। इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं, जिसमें एक बुनना है, एक क्रिएशन है और एक तरह का प्रोटेक्शन है, जिसके अगेंस्ट एक फियर है, जिसमें गुड और बैड, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंड सेफ एंड डेंजरस, ये सारे टर्म्स के बीच में एक समानता है।
तो इनके वर्क में लुइस बुर्जिया के अगर लाइफ का मोटो मैं देखूं तो एक ट्राइंग, फेलिंग एंड डूइंग अगेन, इस तरीके की चीजें मोटो रही है। तो किस तरीके से नेशनल प्रैक्टिस और इंटरनेशनल प्रैक्टिस किस तरीके से चीजें हमें समझने में जोड़ती है, समझने के लिए ये सारी चीजें जोड़ती है। तो अगर हम लुइस बुर्जिया के काम में थोड़ा और बात करें तो उन्होंने अपने लंबे जर्नी में डोमेस्टिसिटी और फैमिली, सेक्सुअलिटी और बॉडी के साथ साथ डेथ और अनकॉन्शियस सहित कई सब्जेक्ट पर खोज की है। ये सब्जेक्ट उनके चाइल्डहुड मेमोरी के घटनाओं को जोड़ते हैं और उनका काम एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस की तरह था जो सरेलिज्म और फेमिनिस्ट आर्ट्स के साथ बहुत कुछ कहता है। तो आगे की स्लाइड में मैंने अपना वर्क रखा है जो कि मैं इस तरीके की प्रैक्टिस से कनेक्ट कर पा रही हूँ कि वो एक फॉर्म है जो मेरा एक कोकून के प्रोजेक्ट से रिलेटेड था, जिसमें कि गोलघर से इंस्पायर होकर मैंने वो फॉर्म बनाया था। जो गांव-गांव में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से चावल एक मिट्टी के घेरे में, जिसे हम लोग कोटी बोलते हैं, उसमें रखा जाता है। तो मेरा काम कहीं न कहीं लिटरेचर और पोएम से आता है, जो जहाँ पर शब्द अपनी आइडेंटिटी खो देता है और उसे एक माइंड का साइकी ही उसे समझ पाता है। अगर हम अपने काम के बारे में बात करें तो वो कहीं न कहीं फ़ोक और लिटरेचर से आता है। इसमें कोई मास्टरी नहीं है इस स्ट्रक्चर में, इस क्रिएशन में। पर अगर हम देखें तो ये इकोलॉजी के साथ-साथ जो नेचर में ये धूप में अपनी आइडेंटिटी चेंज कर सकता है, बारिश में हो सकता है ये गल भी सकता है, टूट भी सकता है, ये नेचर के साथ मिल भी सकता है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है, जो बनावट है, जो रॉ फॉर्म में जो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, तो इसके डिस्ट्रक्शन को ही मैं एक निर्माण की जैसा देखती हूँ। यहीं से कन्वर्सेशन एक स्टार्ट होता है, एक क्रिएशन स्टार्ट होती है। तो वही हमारे लिए एक नया कन्वर्सेशन स्टार्ट करती है। तो आगे का हम अगर स्लाइड देखें तो मैंने इस तरीके से अभी मैं थोड़ा-सा इंटरप्ट कर रही हूँ आपको। समय हमारे पास बहुत कम बचा है, तो इसको और शॉर्ट में करना पड़ेगा। ठीक है, मैं अभी बस लास्ट शॉर्ट कर देती हूँ। तो इसे मैंने आइडिया, प्रैक्टिस, ट्रांजिशन और मटेरियल्स के बारे में कई बार हम बात करते हैं, तो इसमें भी एक एक्सपीरियंस होता है कि आइडिया तक आते-आते उससे पहले भी एक प्रोसेस होती है। तो मोस्टली आइडिया के बाद का प्रोसेस हम कंसिडर करते हैं, लेकिन आइडिया से पहले की एक्सपीरियंस और प्रोसेस को हम कंसिडर नहीं करते। तो हमें शांभवी मैम हो या फिर इंटरनेशनल आर्टिस्ट हो, तो इस तरीके का अवेयरनेस हमें देखने को मिलता है। तो वो जो है ये सारी अवेयरनेस, ये सारी खोज एक शब्दावली के रूप में बनकर आती है। तो इस तरीके से अगर हम मैम के काम की सरलता होने के बाद भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से एक यूनिवर्सैलिटी का काम देखने को मिलता है, एक लर्निंग बन के आता है हमारे लिए और हम जैसे जनरेशन के लिए इंस्पायरिंग हो जाता है, जहाँ पर हमें अपनी शब्दावली मिलती है और हमें काम को समझने के लिए उसे एक्सटेंड करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसीलिए स्लाइड का कीवर्ड था। और अगर मैं इस पूरे कन्वर्सेशन की बात करूँ तो एक जो अप्रोच है जो हम जैसे जनरेशन को मिला है, तो मैंने ये एक छोटा-सा पोएम लिखा था गेंदा फूल पे। तो आई डोंट नो, आप शायद ये टाइम का लैप्स है तो टाइम इसे रीड बहुत कर ज़्यादा, हाँ, टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है वैसे, लेकिन छोटा है तो आप बोल दीजिए। हाँ, तो ये एक गेंदा फूल की किस तरीके से पत्तियां बिखर को लगाएं तो उसमें बहुत सारे गेंदा फूल निकलते हैं। तो ये पोयम है कि क्या गेंदा फूल के बीच कभी क्या गेंदा फूल के बीज ने कभी सोचा है कि गेंदा फूल के रूप में देखा जाएगा? बेशक ये नहीं था। और जब पहली बार अक्लमंद गेंदा आकर्षित करने के लिए टूटा होगा और लोगों के हाथों हाथ गुजरते हुए यह कभी नहीं सोचा होगा कि दुनिया में कितने तरह की भाषाओं में विकसित किया जाएगा। दुनिया के सारे साहित्य, जैसे सूखे गेंदे के सारे पंखुड़ियों से बहुत सारे गेंदे फूल के पेड़, और जैसे गेंदा अपनी गंध की कल्पना नहीं कर सकता, वैसे ही भाग्य की कल्पना नहीं हो सकती। हम सब ये जानते हैं कि शांभवी जी ने कई नए मीडियम में काम किया है। इसी साल फरवरी में एक साथ दिल्ली के 2 फेमस आर्ट गैलरीज पास और श्रीन एम्पायर गैलरी ने उनके काम को
एग्जिबिट किया, जो कि मेटल शीट्स और फार्मिंग इंस्ट्रूमेंट्स, रूरल हैंडमेड इंस्ट्रूमेंट्स और पेपर मेशी के अद्भुत काम थे, जिसे काफी सराहा भी गया। इधर आपने काफी वक्त उनके साथ गुजारे हैं, तो कभी नए माध्यम या कोई नई विचारधारा या फिर इंटरनेशनल आर्ट मार्केट पर कोई संवाद हुआ हो? हाँ, बातें तो काफ़ी हुई है, पर अगर हम उनके काम को देखें तो वो हमें दिखता है। जो एक कॉन्सेप्चुअल इंक्वायरी होती है, जो अवेयरनेस होता है मीडियम के प्रति, वो तो हम देखते आ रहे हैं कि अगर हम पहले के काम के पल्प के काम में कलर देखें और अभी के पेपर पल्प के काम के कलर देखें, तो काफ़ी ये आगे मतलब और अलग तरीके से निकल के आया है, अलग तरीके का एक्सटेंशन है। और अगर हम मटेरियल की बात करें तो किस तरीके से मटेरियल और साइज में ये परिवर्तन आया है। और फिर अगर हम उनकी पुरानी नील की बात करें, नील की काम की बात करें, तो ये कहना बहुत लिटरल हो जाएगा, वो अपने आप में कितना पॉलिटिकल है हम देख सकते हैं। तो इस तरीके की चेंजिंग तो वो हमेशा हम देखते आ रहे हैं। और शांभवी सिंह बिहार की पहली महिला कलाकार हैं जिनका आर्ट वर्क इंडिया के सबसे सम्मानित कोची विनालय का भी हिस्सा रही है। तो म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट मोमा न्यूयॉर्क के कलेक्शन में भी उनका आर्ट वर्क है। बिहार जैसे उपेक्षित राज्य से निकलकर एक कलाकार इंटरनेशनल आर्ट वर्ल्ड में खुद को स्थापित करती है। इसे आप बिहार के संदर्भ में किस तरह से देखती हैं? जिस तरीके से हम जो अपने प्रेजेंटेशन के दौरान इतनी सारी बातें कहें, तो वो मैम के ही बारे में था। इस तरीके से किस तरीके से उनका अप्रोच, उनके वर्क के प्रति वो जो एक अवेयरनेस है, वो नई खोज है। तो हम सीधे अगर फर्स्ट स्लाइड पे जाएं कि फर्स्ट स्लाइड में जो एक स्लोगन था, वो स्लोगन था कि हम जितने सरल हैं उतने ही पूर्ण हो जाते हैं। तो हमें अचानक से एक मरीना अब्राहम का एक प्रेजेंटेशन हाल का याद आ रहा है कि मरीना अब्राहम को हम इस तरीके से देखते हैं, उनके प्रेजेंटेशन के लिए इस तरीके से प्रिपेयर होते हैं, पर जब वो बात करती हैं इतनी सरलता से अपनी बातों को रखते हैं अप्रोच, तो उस तरीके से इतने सारे लेयर्स होने के बावजूद भी ये सारी सरलता उनके काम में, उनके कन्वर्सेशन में आता है। तो हम ये देख पा रहे हैं, हम जैसे बहुत सारी कुछ हम लोग देख पा रहे हैं, ले पा रहे हैं कि अपने और उनके काम के थ्रू नेशनल इंटरनेशनल प्रैक्टिस को समझ पा रहे हैं, मटेरियल्स के एक्सपेरिमेंट को, उसके एक्सटेंशन को समझ पा रहे हैं। ओके, तो जाते जाते कलाकार और कला बाजार से कुछ अलग ऐसे मानवीय पहलू की बातें जो आप शांभवी जी के बारे में बताना या शेयर करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स शुरू से लेकर अभी तक मैम के ही बारे में था। काफी सारी बातें हैं, काफी सारे पहलू हैं और काफी सारे कुछ जो है हमेशा सीखने को मिला है और आगे भी हमेशा मिलते रहेगा। जितने भी प्रैक्टिस के दौरान आती है, जितने भी हम एग्जीबिशन देख पाते हैं और इस तरीके से एक वहां से एक छोटे शहर से निकलकर जो काम के प्रति इतना कॉन्सेप्चुअल इंक्वायरी, एक अवेयरनेस, इस तरीके की बातें हम लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट रखता है, हम इससे काफी कुछ सीख पाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आप लोगों से आज मिला। राखी, वंदना और मुस्कान, आप लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। और रविंद्र दास जी, आप भी आए हैं, बिल्कुल। कुछ बोलना चाहेंगे आप इस विषय पर? बिल्कुल, आज सभी लोगों को सबसे पहले तो धन्यवाद। वंदना, मुस्कान, राखी और मैत्री जी, आपको ये रंग मंच पर पहला कार्यक्रम कला चर्चा और कला संवाद का है, तो इसीलिए हम सब के लिए खुशी की बात है। और इसकी दूसरी कड़ी जल्द ही प्रसारित की जाएगी और ये आयोजन होगा जिसमें कि अभी हमारे 2 वक्ता और भी रह रहे हैं, तो इसी विषय पर बात करेंगे। उसमें भी मैत्री जी ही आमंत्रित करेंगी सबको अगली कड़ी
के लिए हम सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसका आयोजन हो, सब तय कर लेंगे आपस में बातचीत करके। तो धन्यवाद। और बहुत अच्छा रहा कार्यक्रम, मैं पूरा सुन रहा था, बहुत ही रोचक था और बहुत नई नई जानकारी सब लोगों से मिली, विभिन्न पहलुओं को उजागर किया गया। खास करके मैत्री जी आपने भी बहुत अच्छे सवाल किए, मुस्कान जी आपने शांभवी जी के बहाने पूरे बिहार के स्ट्रगल को दर्शाया, आपने भी अपने व्यक्तिगत अनुभव और व्यक्तिगत स्ट्रगल को बहुत अच्छे से मतलब प्रेजेंट किया। राखी ने तो पूरा इतिहास, छापा कला का पूरा इतिहास दर्ज कर दिया है। तो हम सब अगर इसी तरह से बातचीत करेंगे तो इसी बहाने हम जान पाएंगे अपने इतिहास को, अपने स्त्री के कलात्मक योगदान को। तो सबसे विदा लेते हुए हम चाहते हैं फिर अगली कड़ी में भी सब लोग जुड़े और सब लोग देखें, और आप सबके व्यक्तिगत अनुभव का इस कार्यक्रम को फायदा मिलेगा। धन्यवाद। एक बार संजय Thank जी you so और much. रंग रवाज की टीम को हम सब महिला कलाकारों की तरफ से एक बार फिर से धन्यवाद।